एवरीवन, आज हम बात करने वाले बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ रहे थे हम। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करवाया था मेटल को। हमने देखा था कि वो ऑक्साइड्स बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं जब एक्सेस हो जाती है ऑक्सीजन की, है ना। तो अब बात क्या करते हैं, अब बात करते हैं कि देखो सारे के सारे मेटल्स जो है सेम रेट से या सेम वे में रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं। सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, यानी हाईली रिएक्टिव है बेटा, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो इनको किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है बेटा, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। जो एयर में जो नमी होती है उसके साथ ये रिएक्ट करके क्या करते हैं? एक्सोथर्मिक, स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं और अचानक से विस्फोट हो जाता है। ठीक है, इसलिए केरोसिन ऑयल में इनको पुट करके रखा जाता है। जबकि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, जैसे मैग्नीज है, वो नॉर्मली एयर के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, वो स्लोली रिएक्ट करता है। सिंपल, इतनी विगरस रिएक्शन नहीं होती। कॉपर की भी रिएक्शन होती है लेकिन इतनी विगरस रिएक्शन नहीं होती जितनी सोडियम पोटेशियम की। तो इससे हमें क्या बात क्लियर होती है बेटा? बात क्लियर ये होती है कि ये जितने भी मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रेट से रिएक्शन करते हैं। अब कुछ लेट रिएक्शन क्यों करते हैं, यानी कुछ कम रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ मेटल कंबाइन होते हैं ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो उनके ऊपर क्या होती है? एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? ऑक्साइड लेयर बन जाती है बेटा। और ये उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है, प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है फर्दर अटैक ऑफ ऑक्सीजन से। इसीलिए उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। अब ऐसी ही एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है बेटा एनोडाइजिंग। क्या बोला जाता है? एनोडाइजिंग प्रोसेस का नाम है। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है बेटा। किसके केस में की जाती है बेटा? सिल्वर के केस में, सॉरी एल्यूमिनियम के केस में की जाती है बेटा। किसके केस में की जाती है? एल्यूमिनियम के केस में की जाती है बेटा। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक थिक लेयर, एल्यूमिनियम पर थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड बना देते हैं। थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड बना दी जाती है और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? एनोडाइजिंग बोला जाता है। एनोडाइजिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या है? एक थिक ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? एनोडाइजिंग बोला जाता है। ठीक है, और यही ऑक्साइड लेयर क्या करती है? एल्यूमिनियम को प्रिवेंट करती है, बचाती है, उसको फर्दर रिएक्ट करने से बचाती है ऑक्सीजन की तरफ, मतलब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन या कोरोजन रोकती है। मेन बात क्या है? कोरोजन रोकती है। यानी कोरोजन रोकने के लिए हम क्या है? थिक ऑक्साइड लेयर को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मेटल के ऊपर। ठीक है, होता क्या है बेटा इस प्रोसेस में? हम क्या लेते हैं? एक एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं। जो एनोड वाला पोर्शन है ना, जो एनोड वाला पोर्शन, इसको फिर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एनोड वाला पोर्शन किसका बना होता है बेटा? एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम का आर्टिकल लेते हैं। ठीक है, और इसको डालते हैं किसमें? HCl के सॉल्यूशन में डाल देते हैं बेटा। किस H2SO4 या HCl के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, H2SO4 डाला जाता है बेटा। H2SO4 के एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। तो इसके साथ रिएक्ट होगी, उसकी वजह से क्या, रिएक्शन की वजह से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन है वो एनोड पर लिबरेट होगी। ऑक्सीजन कहाँ लिबरेट होगी बेटा? ऑक्सीजन एनोड पर लिबरेट होगी, एनोड पर लिबरेट होगी। और एनोड पर ऑक्सीजन जो आएगी वही ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी बेटा और Al2O3 बनाएगी, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगी और इसकी एक लेयर चढ़ जाएगी इसके ऊपर। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एनोडाइजिंग बोलते हैं बेटा। एनोडाइजिंग इसी प्रोसेस को बोला जाता है। अब इसी मैनर में सारे थोड़ी रिएक्ट करते हैं, सारे मेटल तो इस मैनर में रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है, अलग अलग है। एक ही रिएक्शन के लिए मेटल की अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बेटा वो हमारा है मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मतलब मेटल प्लस वाटर जब अगर लिख दिया जाए, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है बेटा। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। अब जो ये मेटल ऑक्साइड है, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में बात कर रहा था, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, इसमें अगर वाटर ऐड कर दिया जाए, प्लस वाटर ऐड कर दिया जाए, यानी मेटल ऑक्साइड में, यानी एक्सेस में अगर वाटर ले लिया जाए शुरू में ही, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा। मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक दो रिएक्शन देख लेते हैं अभी।
ठीक है। तो पोटेशियम मेटल है, मान लो रिएक्शन करते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो KOH बनेगा, ऑब्वियस है KOH बनेगा, सिंपल सी बात है। और उसके साथ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, KOH प्लस H2 गैस। रिएक्शन को बैलेंस करोगे, H2 एक 2, तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब इसका हाइड्रोक्साइड यानी KOH का हाइड्रोक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर, KOH ये तो हाइड्रोक्साइड बनाया, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मेटल H2O के साथ मिलकर क्या बना देता है, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है ना बेटा, एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन होती है, तो एल्यूमिनियम जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ये ऑक्सीजन वाली रिएक्शन है, तो इसका नेचर क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक, वैसे तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं बेटा नेचर में, लेकिन ये दोनों नेचर शो करता है, दोनों नेचर, एसिडिक भी और बेसिक भी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, एम्फोटेरिक इन नेचर बोला जाता है। यानी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ऐसे है, ऐसा मटेरियल जो एसिड और बेस दोनों के साथ समान रूप से रिएक्ट करता हो, यानी दोनों के साथ सेम रिएक्टिविटी शो करता हो, यानी वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसका मतलब वो क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का है बेटा, ठीक है। ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है बेटा। तो ऐसे ही मेटल और हाइड्रो जो मेटल है वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है बेटा। जैसे कॉपर है, कॉपर H2O के साथ एक्सेस में अगर H2O ले लिया तो क्या बना देगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में H2 गैस लिबरेट कर देगा बेटा, सिंपल सी चीज है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है कि मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, यानी रिएक्शन किसकी होगी, मेटल प्लस एसिड, क्या बनाएगा बेटा, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो ये क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, एक तो अपना सॉल्ट बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा बेटा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल इसी वे में रिएक्ट करें, कुछ मेटल होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कुछ एसिड के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। नॉर्मली तो यही चलेगा, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा साल्ट प्लस अपनी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा बेटा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल ऐसा ही करें, ठीक है, सारे के सारे मेटल ऐसा नहीं करते हैं बेटा। सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं कि पोटेशियम प्लस HCl मैंने लिया, डाइल्यूट HCl यूज कर लिया तो KCl बनेगा, ठीक है, ठीक है, 2KCl बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई बेटा। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है कि कोई भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, इसके साथ रिएक्ट किया तो KCl पोटेशियम क्लोराइड एक साल्ट होता है, साल्ट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई बेटा। ये एरो का निशान का, जब भी एरो का निशान ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या है, गैस बाहर निकल रही है। अगर एरो का निशान नीचे हो तो इसका मतलब है सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है बेटा। तो अब कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो एसिड के साथ या किसी स्पेसिफिक एसिड के साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं करते, जैसे नाइट्रिक एसिड है, जो मेटल है जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस उस रिएक्शन में इवॉल्व नहीं होती है। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस जरूर होती है लेकिन वो प्रोड्यूस होते ही उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, वाटर प्रोड्यूस कर देगा और खुद रिड्यूस होके क्या बना देगा, एक कोई ना कोई एक नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा जिसमें क्या है N2O हो जाएगा या NO हो जाएगा या NO2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होते हैं वो डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट एसिड के साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं बेटा। क्या है, जनरली जब एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल प्लस HNO3, ठीक है, HNO3 की बात कर रहा हूं, HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया मेटल है, तो वो HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है। इसका रीजन क्या है, HNO3 खुद क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो जब भी रिएक्शन ऐसे होती है एक बार के लिए हाइड्रोजन जरूर प्रोड्यूस होगी, लेकिन जैसे ही वो प्रोड्यूस होगी HNO3 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी तो वो क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। जैसे ही ये वाटर बनाएगी तो बनेगा क्या, तो क्या बनेगा भाई, जैसे ही ये वाटर बनाएगी तो बनेगा क्या, जो बचा हुआ NO3 है उससे क्या बन सकता है, या तो NO बन सकता है या NO2 बन सकता है या फिर N2O बन सकता है।
कोई भी एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये होता है सिंपल, क्योंकि ये खुद को तो रिड्यूस कर देता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O बनाने के लिए, ठीक है बेटा। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, अपने साल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ये एक एक्सेप्शनल रिएक्शन होती है बेटा इन दोनों की, कि मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों ही बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो अपना साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस सिर्फ इस रिएक्शन में लिबरेट होती है, बाकी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नॉर्मली लिबरेट नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। HNO3 के केस की बात कर रहा हूं, HCl नहीं, HNO3 के केस में ही ऐसा होता है। यानी जब भी बात करेंगे किसकी, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तब ऐसा होगा। HCl के साथ तो नॉर्मली रिएक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा कि एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया के बारे में सुना होगा कि ऐसा सब्सटेंस है जो सब कुछ ऐसा मिक्सचर है जो सब किसी चीज को भी डिसोल्व कर सकता है, गोल्ड को भी अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। गोल्ड तो बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल होता है, वो तो रिएक्ट करता ही नहीं है ना। गोल्ड और सिल्वर तो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, इसलिए तो उन्हीं के आभूषण बनाए जाते हैं, है ना, ठीक है। तो एक्वारेजिया के बारे में पढ़ते हैं बेटा, क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक्वारेजिया एक्वारेजिया क्या होता है बेटा, ये एक मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। किस चीज का, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है बेटा, ठीक है। अब ये किस रेशियो में होते हैं दोनों, 3 मोल कंसंट्रेटेड HCl के और 1 मोल कंसंट्रेटेड HNO3 का मिलता है। यानी इनका रेशियो क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है 3:1। यानी कि अगर तुम्हें 4 ml बनाना है, 4 ml एक्वारेजिया बनाना है तो उसमें 3 ml HCl होना चाहिए कंसंट्रेटेड और 1 ml कंसंट्रेटेड HNO3 होना चाहिए, यानी नाइट्रिक एसिड होना चाहिए बेटा। यही एक्वारेजिया होता है बेटा, सिंपल सी चीज है। और ये बहुत सारी चीजों को, मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसोल्व कर लेता है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद बेटा, अब मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एक तो मेटल ने अभी तक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया मेटल, ठीक है, तो हमने इनकी रिएक्टिविटी देखी है। अब अगर किसी दूसरे मेटल का सॉल्यूशन मिल जाए तो उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा मेटल, यानी किसी दूसरे मेटल का सॉल्यूशन मिल जाए तो उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा बेटा। इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, इन दो रिएक्शन जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी है उसमें क्या है कि हर एक मेटल अलग अलग रेट से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। सेम रिएक्शन में हर एक मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। इसका मतलब कुछ मेटल तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे और कुछ मेटल लेस रिएक्टिव होंगे, सिंपल सी बात है बेटा। तो उनके बारे में देखते हैं हम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में, कि कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो रिएक्शन इसको कैसे समझ सकते हैं, लास्ट यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट में जब हमने पढ़ा था, एक डिस्प्लेसमेंट नाम की रिएक्शन पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से एक रिएक्शन पढ़ी थी बेटा हमने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था हमने, कॉपर सल्फेट एक्वस लिया था, एक्वस सॉल्यूशन लिया था और उसके अंदर जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए थे, सॉलिड जिंक डस्ट डाल दी थी, तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे ही जिंक डाली थोड़े टाइम के बाद उसका कलर क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो बनता क्या है, जिंक सल्फेट बन जाता है जो कि व्हाइट इन कलर होता है, यानी कलरलेस होता है। और प्लस में कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है, यानी ब्राउन कलर का कॉपर सॉलिड आ जाता है। इसका कलर होता है ब्लू और इसका कलर होता है व्हाइट। इसका मतलब क्या है, इसने जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया सॉल्यूशन में से, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्शन इस टॉपिक को समझाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि एक मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा ना, वो सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, खुद उसकी जगह जाके प्लेस्ड हो जाएगा और दूसरे मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस टॉपिक को समझने के लिए बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है, जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, कि जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें क्या पता कि कौन सा मेटल रिएक्ट होगा।
जल्दी रिएक्ट करेगा, यानी कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए हमारे पास टॉपिक आता है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या आता है? रिएक्टिविटी सीरीज आता है बेटा। इस सीरीज को याद करना है। ये सीरीज बताएगी हमें कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। यानी हम इसको क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखेंगे। यानी हम क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखेंगे। इसको किस में लिखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखेंगे बेटा इसको। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखना है हमें इसको। तो कैसे लिखेंगे भाई? ऑर्डर क्या है इसका? सबसे पहले जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो होता है बेटा पोटेशियम। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या है? पोटेशियम। उसके बाद किसका नंबर आता है? सोडियम का। पोटेशियम के बाद किसका नंबर आया? सोडियम का। सोडियम के बाद किसका आएगा बेटा? कैल्शियम का। कैल्शियम के बाद किसका आएगा बेटा? मैग्नीशियम का। कैल्शियम के बाद किसका आएगा? मैग्नीशियम का। इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के बाद आएगा जिंक का बेटा। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद किसका आएगा? जिंक आएगा बेटा। उसके बाद आएगा आयरन और उसके बाद आएगा लेड का बेटा। पीबी। पीबी का मतलब होता है लेड। ठीक है, पीबी का मतलब क्या होता है बेटा? लेड होता है। इसके बाद किसकी बारी आती है? हाइड्रोजन की बारी आती है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है किसकी? हाइड्रोजन की। उसके बाद बारी आती है बेटा कॉपर की। कॉपर के बाद किसकी बारी आती है बेटा? कॉपर के बाद बारी आती है हमारे पास मरकरी की। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद किसकी बारी आती है बेटा? सिल्वर की। और सिल्वर के बाद किसकी बारी आती है बेटा? लास्ट में गोल्ड की। अगर यहां से दिखाई नहीं दे रहा है तो दोबारा लिख देता हूं, लेफ्ट टू राइट लिख देता हूं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम। सोडियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद जिंक। जिंक के बाद बारी आती है बेटा हमारे पास आयरन की। आयरन के बाद बारी आती है लेड की। लेड के बाद बारी आती है बेटा हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के बाद बारी आती है बेटा कॉपर की। कॉपर के बाद बारी आती है बेटा मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी के बाद बारी आती है बेटा सिल्वर की। और सिल्वर के बाद बारी आती है बेटा गोल्ड की। तो सिल्वर और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। सिल्वर और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा। और पोटेशियम और सोडियम मोस्ट रिएक्टिव कहलाते हैं। मोस्ट रिएक्टिव होते हैं बेटा। यानी टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। सबसे रिएक्टिव ये मोस्ट रिएक्टिव और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है? गोल्ड होता है बेटा। लीस्ट रिएक्टिव क्या है? गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या है? Au। ठीक है बेटा, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेना बेटा। इसका चाहे रट्टा मार लो, लेकिन ये पूरी सीरीज याद होनी ही चाहिए। इसकी तुम शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, गाने के हिसाब से बना लो, कोई मूवी के नाम के हिसाब से बना लो, डायलॉग के हिसाब से बना लो, शॉर्ट ट्रिक बना लो, इजी याद हो जाएगी बेटा। ठीक है, लेकिन ये याद होनी चाहिए, ये कंपल्सन है। क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा हर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिएक्टिव कौन है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है। ठीक है बेटा।